नमस्कार, मैं रविश कुमार। पैकेज और सामान में बहुत अंतर होता है। पैकेज उस रैपर को कहते हैं जिससे लपेटकर सामान आपके घर सुरक्षित पहुंचाया जाता है। बबल रैपर से पैकेज मोटा हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सामान भी मोटा हो गया। आप प्याज के छिलके की तरफ बबल रैपर की परतों को उतारने लगते हैं। उम्मीद भी कोई चीज होती है, इसलिए आप दम लगाकर उतारने लगते हैं। बबल रैपर को फाड़ने लगते हैं, कैंची से काटने लगते हैं। जब तक आप बबल को दबाएं ना, यह फूटता भी नहीं। यह ठीक है कि बबल रैपर और आर्थिक पैकेज आपकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यह बताने के लिए दिखाया कि भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री 500 करोड़ से अधिक की है। उम्मीद है आप कुछ और नहीं समझ रहे होंगे। संचार और प्रचार में भाषा की भूमिका अहम होती है। ग्लोबल और लोकल दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मुंबई महानगर है, ग्लोबल शहर है, लेकिन वहां चलने वाली ट्रेन लोकल कहलाती है। हर दिन 80 लाख लोग इस लोकल में चलते हैं, लेकिन फिर भी उनका शहर फाइनेंस कैपिटल मेट्रो मुंबई महानगर ही कहलाता है। डेली ट्रेन कह सकते थे, लेकिन लोकल कहने का चलन बन गया। जैसे कोई और ट्रेन है जो मुंबई से लंदन तक जाती है और ग्लोबल कहलाती है। मुंबई से त्रिवेंद्रम जाने वाली नेशनल नहीं कही जाती। जब आप लोकल को लेकर वोकल बन रहे होंगे तो मुंबई के लोकल में चलने वाले यही सोच रहे होंगे कि इस महानगर के लोग 150 साल से लोकल में चल रहे हैं। जरूर उनकी तकलीफ को लेकर शहर वोकल भी होता है और परिवर्तन भी होती है, मगर चींटी की रफ्तार से। 90 के दशक के बाद यह कहने का चलन हुआ कि ग्लोबल ही लोकल है। ग्लोबल विलेज कहा गया लोकल को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है। बहुत से लोग इस देश में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हमेशा से लोकल के लिए वोकल रहे हैं, मगर कुछ अति उत्साही लोग ये न समझें कि अमीर लोग अपनी BMW छोड़कर इस जुगाड़ से चलने लगेंगे और BMW वाला मेरठ रोड पर रेहड़ी लगाकर अपनी कार डिस्काउंट पर बेच रहा हो। जो भी भारतीय ब्रांड की कारें खरीदते हैं वो क्वालिटी के कारण खरीदते हैं, इसलिए ग्लोबल के साथ लोकल कारें बिकती हैं। जुगाड़ का उदाहरण कुछ सोच कर दिया है। ग्रामीण लोग, कम आमदनी वाले लोग हमेशा से ही लोकल चीजें खरीदते रहे हैं, बनाते रहे हैं। लोकल के प्रति सम्मान पैसे वालों को दिखाना होगा। उम्मीद है कि मिडिल क्लास प्राउड फील करने के लिए जुगाड़ भी खरीदेगा। मिडिल क्लास की एक खूबी तो है, उसे कंट्री पर प्राउड फील करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कई बार वो निराश भी नहीं करता। अमीर क्लास जल्दी नहीं सुधरता है। जब भी विदेश जाता है फॉरेन माल लेकर रिटर्न हो जाता है, जिस कारण से लोकल लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो लोकल लोगों को अब घबराना नहीं है। फॉरेन माल का क्रेज जा चुका है, उनका टाइम चला गया। आपका आया है या नहीं पता चलेगा। अब आते हैं आर्थिक पैकेज पे। एक तरीका यह हो सकता है कि भारत के आर्थिक पैकेज को भारत के ही संदर्भ में समझें, जो कि गलत भी नहीं होगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अपनी समझ के विस्तार के लिए भारत की बराबरी के चंद बड़े देशों के पैकेज को भी देखें और उन्हें समझने का प्रयास करें। जीडीपी का कितना प्रतिशत दिया गया है यह तुलना ठीक नहीं, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग पैमाने से आर्थिक पैकेज बना रहे हैं। राम विश्वनाथन और वृंदा ने इस मामले में रिसर्च में मदद की है और पता चला है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा के 246 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। दुनिया में जितने भी पैकेज दिए गए हैं उनमें से 30.7% कैश ट्रांसफर नकदी हस्तांतरण वाली योजनाएं हैं। इनमें से 129 योजनाएं बिल्कुल नई हैं और बाकी वो हैं जो पहले से चली आ रही हैं। 37 देशों ने अपने यहां नकदी देने का कवरेज बढ़ा दिया, यानी पहले से अधिक लोगों को कैश देना शुरू किया।
88 देशों में पहले से चली आ रही कैश ट्रांसफर योजना की राशि बढ़ा दी गई है। अल्जीरिया ने यह सुविधा दी है कि जब जरूरत हो आप उतना पैसा ले सकते हैं। आर्मीनिया में बुजुर्गों को घर पर कैश पहुंचाया जा रहा है। बीमार लोगों, बुजुर्गों या बेरोजगार हुए लोगों के लिए भी कैश से सपोर्ट करने के 215 कार्यक्रम चल रहे हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रकार की नकदी देने की योजनाएं शुरू की हैं। कुछ राज्यों में बिल्डिंग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 1,000 रुपए दिए गए हैं, तो दिल्ली में 5,000 रुपए दिए गए हैं। कुछ राज्यों में टैक्सी चलाने वालों को कुछ भी नहीं दिया गया है, तो दिल्ली में 5,000 दिया गया है। यानी 0 से लेकर 5,000 तक का स्केल है। दुनिया भर में 171 देशों ने 800 प्रकार की सामाजिक योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बेरोजगारों के लिए 90 से अधिक कार्यक्रम हैं। हम जर्मनी में ही बेरोजगारों के लिए शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों की कुछ झलक आपको दिखाना चाहते हैं। स्वरोजगार, फ्रीलांसर और छोटे बिजनेसमैन को 3 महीने तक 15,000 यूरो तक यानी 12.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसके लिए जर्मनी की सरकार 50 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपए में 4 लाख करोड़ खर्च करेगी। बाल बच्चे वाले ऐसे माता पिता जिनकी आमदनी बंद हो गई है, उन्हें सितंबर तक चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा। एक बच्चे पर 185 यूरो यानी भारतीय रुपए में हर महीने 15,500। जर्मनी ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है इन्फेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट। बिजनेस बंद होने पर भी कंपनी का मालिक 6 हफ्ते तक कर्मचारी को सैलरी देगा। सरकार सैलरी का यह हिस्सा कंपनी को देगी। बेशक इस दौरान सैलरी का 60% मिलेगा और बच्चे हैं तो 67% मिलेगा। इसे बढ़ाकर अब 80% कर दिया गया है। कम कमाई वाले लोगों को सैलरी का 80% तक सरकार दे रही है। 12 महीने तक इस आधार पर वेतन मिलेगा। नियोक्ता को कर्मचारी का बीमा जारी रखना होगा। प्रीमियम सरकार देगी। हर देश लोकल लेवल पर फैसला ले रहा है। अमेरिका में 1930 में आई महामंदी के दौरान जितनी बेरोजगारी नहीं थी, उससे कहीं अधिक बेरोजगारी इस वक्त है। फूड कूपन पर खाने वाले लोगों की संख्या वहां बढ़ गई है। इसके बाद भी उस मुल्क ने अपने बेरोजगारों या नौकरी में रहने वाले लोगों के लिए $2.7 ट्रिलियन के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यानी भारत की कुल जीडीपी के बराबर एक बार का पहला पैकेज आया है। अमेरिका की कुल जीडीपी का आकार $21.44 ट्रिलियन है। अमेरिका में सभी वयस्क को $1,200 यानी 92,000 रुपए और एक बच्चे को $500 दिया जाएगा, करीब 38,000 रुपए। $75,000 या 57 लाख की सालाना आमदनी और उससे नीचे के सभी को यह पैसा मिला है। $75,000 से अधिक सालाना आमदनी वालों को भी मिला है, लेकिन उनका हिस्सा कम है। गैर नागरिक, शरणार्थी, स्थानीय निवासी सबको एक बार के लिए यह पैसा दिया गया है। इस पैसे के लिए किसी को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, खाते में पैसा आ गया। वहां की प्रांत सरकारों को अधिकार दिया गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल से मुफ्त या कम कीमत पर खाना दिलवाएं। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके माता पिता को 12 हफ्ते की छुट्टी दी गई है। ध्यान से सुन लें, छुट्टी की सैलरी नहीं कटेगी। 12 हफ्ते की छुट्टी के दौरान सैलरी का 67% मिलेगा। बीमार होने पर 2 हफ्ते की सैलरी पूरी मिलेगी। भारत में कई कंपनियां सैलरी काट ले रही हैं। $3 ट्रिलियन का एक और पैकेज आने वाला है जिस पर विचार चल रहा है। यह पैकेज अमेरिका में सैलरी क्लास यानी कामगार तबकों की नौकरी बचाने के लिए आने वाला है। जब भारतीय ट्रंप की जीत के लिए हवन कर सकते हैं, तो वही भारतीय एक बार फिर से हवन कर सकते हैं कि ट्रंप ज्यादा से ज्यादा अपने मिडिल क्लास की मदद करें। यही नहीं, जर्मनी ने फ्रीलांसर को 12.5 लाख रुपए तक की मदद देने की बात कही है। 12.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग फ्रीलांस काम करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि भारत में फ्रीलांस कमाने वालों की किसी पैकेज में कोई चर्चा भी है? नहीं है।
तो आप भले ही भारत में ये मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत ने बैठे बैठे जर्मनी की सरकार से मांग जरूर कर सकते हैं कि वो अपने फ्रीलांसर या मिडिल क्लास का इसी तरह से ठीक ठाक तरीके से ख्याल रखे। ये तो आप कर ही सकते हैं। अब आते हैं जापान पे। जापान ने भी 1.1 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। भारतीय रुपए में 8.3 लाख करोड़ का पैकेज, जीडीपी का 21.1%, हर नागरिक के खाते में $930 यानी 71,000 रुपए से ज्यादा दे दिया गया। जीडीपी का 2% इस पर खर्च हुआ। छोटे व मझोले उद्योगों में जितने दिन काम बंद होंगे उतने दिनों के वेतन का 2/3 सरकार देगी। यह योजना इसलिए है ताकि काम बंद होने से लोगों की नौकरियां न जाएं। ओसाका शहर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। ब्रिटेन में 15% लोग स्वरोजगार करते हैं। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहां की हुकूमत ने ऐसे लोगों की मदद के लिए एक फॉर्मूला निकाला। पिछले 3 साल का औसत मुनाफा देखा गया और उस राशि का 80% सरकार ने देने का ऐलान कर दिया। कई मामलों में यह राशि 2,500 पाउंड की होती है, यानी 2,38,000 से ज्यादा या इसी के बराबर। इस नीति के कारण 38 लाख कामगारों को ब्रिटेन में सरकार से पैसे मिले हैं। वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बरतानी सरकार ने बहुत से सपोर्टिंग पैकेजेस जो है देने का फैसला लिया है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, लेजर, बार्स, रेस्टोरेंट के लिए 25,000 तक देने का फैसला किया है। जो 25,000 पाउंड का पैकेज है वो देने का फैसला लिया है। और जो छोटे कैफेज हैं उनके लिए 10,000 तक देने का फैसला किया है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए अलग पैकेज दिया गया है। जो रेस्टोरेंट्स या बार्स में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए 80% तक उनकी वेजेस देने का फैसला लिया गया है। कनाडा ने क्या किया है? हमने वहां के सांसद सुख धालीवाल जी से बात की। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कर भेजा है। पहले हमने क्या किया कि जो भी प्राणी ने पिछले साल में 52 वीक्स में $5,000 का काम किया था, उसको घर बैठे $2,000 जो है प्रति महीना उसको पता मिलेगा, जो COVID-19 से प्रभावित है। एंड वी वर एबल to give every business that has lost its business by 15% or reduced their business by 15%, we were able to give them 75% in base subsidy, and we were also able to provide them $40,000 in loan guarantees. If they return that loan within the next 2 years, they will be waived the first $10,000 and they will be able to return the $30,000. हमने जो हर एक बच्चा है, हर एक विद्यार्थी है जो पिछले दिसंबर में इधर ग्रेजुएट हुआ और जहाँ वो सितंबर में यूनिवर्सिटी जाने वाला है, उसको हमने $1,250 जो है प्रति महीना दिए, unless he or she has a dependent, and then that goes to $2,000. और लास्टली बट नॉट लीस्ट हमारे सीनियर, राइट, क्योंकि हम जब देखते हैं कोविड की सिचुएशन दौरान ग्रोसरीज की प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ी है। इसके लिए हमने उनको एक दफ़ा जो $300 हैं उनको दिए। अब आते हैं भारत के आर्थिक पैकेज पे। बताया गया कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है। इतना बड़ा पैकेज है कि इसके विस्तार से इसके बारे में बताने के लिए रोज वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। लेकिन यह जानकारी सामने आई अलग अलग जानकारों के द्वारा मीडिया में कि इस 20 लाख करोड़ का बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक ने करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक का लिक्विडिटी यानी लोन की राशि के रूप में पहले ही ऐलान कर दिया था। जो योजनाएं पहले ऐलान हो चुकी हैं उनको भी इस पैकेज में डालकर नया बताया जा रहा है। भारत ने जरूर कैश ट्रांसफर, नकदी हस्तांतरण लोगों के खाते में किए हैं, मजदूरों के खाते में गए हैं, पेंशन लेने वाले सामाजिक सुरक्षा के तहत जो लोग हैं उनके खाते में गए हैं, किसान सम्मान योजना के तहत पैसा उनके खाते में गया है। किसान सम्मान योजना का पैसा बजट में था, उससे पहले से ही जाना था, लेकिन पैकेज को बड़ा करने के लिए
इस पैसे को भी उसमें डालकर बताया गया। अब आपको देखना यह है कि भारत का पैकेज जर्मनी, अमेरिका, मलेशिया, जापान इन देशों की तरह है या फिर वो लोन आधारित पैकेज है। क्या कर्ज राहत है? अगर कर्ज देना राहत है तो फिर मुझे बताइए आफत क्या है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे व मझोले उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के बैंक लोन का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसी सेक्टर का सरकार, राज्य सरकारें और सरकारी कंपनियों पर करीब 5 लाख करोड़ का बकाया है। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और पब्लिक सेक्टर इकाइयां 5 लाख करोड़ चुका देती हैं तो इन छोटी बड़ी कंपनियों के पास अपना पैसा आ जाएगा। कर्ज का पैसा कर्ज का होता है, ब्याज देना ही होता है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनका बकाया पैसा 45 दिनों में चुका दिया जाएगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह बात कुछ और साबित होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई समाधान वेबसाइट पर 14 मई तक 40,420 करोड़ रुपए का ही जिक्र है जिनका भुगतान किया जाना है। विवादित मामलों और राशि की मॉनिटरिंग इस वेबसाइट पर की जाती है। क्या निर्मला सीतारमण इस 40,000 करोड़ की बात कर रही हैं या वो 45 दिनों के भीतर 5 लाख करोड़ चुका देने की भी बात कर रही हैं? As of 31st March 2020, the dues from the 26 top central public sector enterprises to micro, small and medium enterprises was rupees 773 crores. If you include the dues of defense establishments, railways and the departmental undertakings, as of now, the dues from the central government and from central public sector undertakings are less than 10,000 crores. अगर वित्त मंत्री ने 5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने के लिए कहा होता तो नितिन गडकरी को सीएनबीसी के साथ इंटरव्यू में यह ना कहना पड़ता कि लघु व मध्यम उद्योगों के सेक्टर का 5 लाख करोड़ सरकार, सरकारें और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर बाकी हैं। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। अब आप सोचिए कि अगर ये पैसा लौटा दिया जाता, ये वो कंपनियां हैं जो लोकल चीजें ही बनाती होंगी, तो अगर आपको लोकल के लिए वोकल होना है, अच्छा क्या होता? उनका अपना पैसा उन्हें लौटा दिया जाता या फिर उस पैसे को रखकर उनसे ये कहा जाता कि ये आप कर्ज ले लें। क्या ये ठीक होता? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 45 दिन में सारे आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। पहले भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए थे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट्स में नहीं हुआ। तो मेरा ये है रिक्वेस्ट कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ना होने पे क्या किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उस हद तक तय करना पड़ेगा। व्यापारी के पास इस टाइम लिक्विडिटी नहीं है, डायरेक्ट उसके अकाउंट्स में पैसा डाला जाए, जो मजदूरों को जाए और जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको वो डिलीवर हो सके। जो हमारे बैंकों के लोन चल रहे हैं, सरकार ने फैक्ट्रियां बंद कराई, हमने बंद कर दी। लॉकडाउन पीरियड में हम हैं, पर हमारे ऊपर उन पैसे का ब्याज चल रहा है, वो ब्याज पूर्णतः माफ करना चाहिए। एक अच्छी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण और हुई है। प्रवासी मजदूरों की संख्या का पता चला है। सरकार ने कहा है 8 लाख प्रवासी मजदूर हैं। तो हम सही संख्या नहीं जानते हैं या नहीं जान पाएंगे कि कितने लाख या कितने करोड़ इनमें से मजदूर जान जोखिम में डालकर पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। रेलवे ने बेशक 10 लाख से अधिक लोगों को पहुंचा देने का दावा किया है, लेकिन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में देखें तो इतने बड़े चांद पर यह छोटा सा धब्बा दिखता है, जिसे सरकार उपलब्धि कहती है। आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों की संख्या बता रही है कि सड़कों पर जान जोखिम में डालकर जो मजदूर गए हैं उनकी संख्या कितनी होगी। निश्चित रूप से सरकारें जो 6 लाख 5 लाख बता रही हैं उससे कहीं अधिक होगी। अब सरकार ने कहा है कि इन्हें 2 महीने तक 5 किलो अनाज मिलेगा, 1 किलो चना मिलेगा। क्या इससे उनका गुजारा हो जाएगा?
मजदूरों की आत्मनिर्भरता देखिए, वे भूखे पेट अपने स्वाभिमान और सामान लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। क्या आत्मनिर्भर भारत का प्रवासी मजदूर 2 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना ही खाएगा? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात कही। अगस्त 2019 में ही रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा की थी। अगर 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बगैर राशन कार्ड के अनाज दिए जाएंगे तो क्यों ना उन्हें या सभी को जिन्हें जरूरत हो अनाज दे दिए जाएं और साथ साथ राशन कार्ड भी। हम नहीं जानते कि इन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के खाते में सरकार पैसा देगी या नहीं। अगर इनके हाथ में नकदी नहीं होगी, कैश नहीं होगा, तो खाने का बाकी सामान कहां से आएगा? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। सरकार की किताब में भूख या भूख से मौत दर्ज नहीं होती है, मगर इन मजदूरों की हमसफर भूख भी है। वो साथ साथ चल रही है। रास्ते में वो चावल नमक खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। लेकिन सोमेश पटेल ने जो ये तस्वीरें भेजी, ये वो मजदूर हैं जो केला खाकर आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ चले आए। 700 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे, 8 दिनों तक पैदल चलते रहे, पांवों में छाले पड़ गए। देश में इतनी धार्मिक समितियां हैं, सरकार उन्हीं की मदद ले सकती थी। कांवड़ के समय ये समितियां कितनी बेहतरीन तरीके से लाखों लोगों को खिला देती हैं। अगर सरकार इनकी मदद लेती तो इनके रुकने से लेकर खाने तक का इंतजाम हो जाता। लेकिन शायद मजदूरों का कोई धर्म नहीं होता होगा। बच्चे से लेकर बड़े तक बिस्कुट ही खा रहे हैं। इनके पहुंचने की कहानी भयावह है। ट्रक के ऊपर रस्सी बांधकर उसके सहारे इतनी लंबी यात्राएं की हैं। 4 दिनों में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आए हैं, झारखंड जाना है। इन्हें इस वक्त भूख लगी है, इस वक्त खाने का कोई इंतजाम नहीं। 70 मजदूर कम खाकर या भूखे रहकर यात्राएं करते रहे। इनसे बात करें तो भारत के अलग अलग शहरों के नाम जुबान पर आने लगते हैं। दयावान सरकार को 50 दिनों बाद ख्याल आया कि प्रवासी मजदूरों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की मेहरबानी बरसाई जाएगी। लेकिन उसके पहले इन्होंने अपनी भूख बिस्किट और पोहे से मिटाई है। खाया, रास्ते में कुछ दिया। क्या खाया? वही सेव वगैरह। आखिरी बार कब खाया था? पिक्चर और नाइट में खाए थे उधर। कुछ खिलाया है बच्ची को आपने? नहीं, बिस्किट खाया। कब खिलाया था बिस्किट? तो रात में खिलाया। रात में खिलाया था। रात में आपने बच्ची को बिस्किट खिलाया था और कुछ खाने को नहीं मिला आप लोगों को? नहीं दिया। यह भी सोमेश पटेल ने भेजा है। ऑटो में सवार होकर मजदूर बिलासपुर के लिए निकले। 2 ऑटो में मजदूर और उनके परिवार के 22 सदस्य ठूंस दिए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी। इनके पास पैसे नहीं थे तो घर वालों से पैसा मंगाया, ट्रक वालों को 10,000 रुपया दिया और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आए। अब 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर इस ऑटो में निकले। 12 घंटे पहले इन सभी ने खाना खाया था। 2 साल की इस बच्ची को बिस्कुट खिलाया गया। पुणे से आ रहे हैं हम लोग। पुणे से आ रहे हैं। कुछ खाया है आपने खाना? खाना तो रास्ते में मिला उधर। क्या मिला? पोहा और वही, उसके सिवा कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? क्या खिलाया है? बिस्कुट खिलाया। हाँ, बिस्कुट खिलाया है। कब खिलाया था? कल खिलाया। तो ये कल खिलाया था आपने। तो ये बताइए, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये अपने आप लोग इनको घर लेके जा रहे हैं, तो हादसा का डर नहीं है कि कहीं मरने से तो अपन गाँव में आकर मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। उधर गटर नाली में फेंक देगा, इधर आएगा तो सुनेगा गाँव वाला। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। बहुत से मजदूरों के खाते में पैसे दे रही हैं, राशन के जरिए अनाज दे रही हैं और रसोई चलवाकर खाना भी खिला रही हैं। लेकिन 8 करोड़ मजदूरों की संख्या के सामने उनके प्रयास बहुत मामूली प्रतीत होते हैं। मजदूरों की त्रासदी के ये दस्तावेज मिडिल क्लास के भी हैं। एक चीज याद रखिएगा, अमीरी का क्लास छोड़कर, सुपर रिच का क्लास छोड़कर कोई क्लास परमानेंट नहीं होता है।
आज सुप्रीम कोर्ट से उद्योगपतियों और कंपनी के मालिकों के लिए एक सुखद और रचनात्मक खबर आई है। सुप्रीम अदालत ने आज अपने एक फैसले में गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह सर्कुलर था कि कामगारों को मजदूरी का पूरा भुगतान करना होगा। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि निजी कंपनियां अगर मजदूरों का भुगतान नहीं करती हैं तो उन पर राज्यों को मुकदमा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि फैक्ट्री बंद है तो वेतन कैसे दे सकती हैं कंपनियां। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जवाब के लिए वक्त मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अगले सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम 50 दिनों से मजदूरों की व्यथा को आपके सामने ला रहे हैं। हर दूसरी कहानी में मजदूरों ने आपको बताया कि कंपनी के मालिक ने, मैनेजर ने पैसा नहीं दिया जो उन्होंने काम किया था। गृह मंत्रालय देश को या कोर्ट को इतना बता दे कि जो उसने सर्कुलर जारी किया था उसके आधार पर इस तरह की कितनी कंपनियों के खिलाफ उसने मामले दर्ज किए हैं और चलाए जाएंगे। मजदूरों के लिए भले कुछ ना हुआ हो, यह अफसोस होता है, मगर जब भी किसी और के साथ कुछ अच्छा होता है तो अच्छा लगता है चलिए मजदूरों के लिए कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, कंपनियों को तो राहत मिल रही है। मगर कंपनियां भी खुश नहीं हैं, वो मदद मांग रही हैं लेकिन मदद के नाम पर उन्हें कर्ज दिया जा रहा है। ये एक चक्र बन गया है। दरअसल इस पूरी कड़ी में अगर आत्मनिर्भर भारत का कोई सही प्रतिनिधित्व करता है तब वो हैं हमारे मजदूर, जो सरकार से की जाने वाली हर उम्मीद से मुक्त हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उनके पांव पेट्रोल, कार, हवाई जहाज, हवाई चप्पल से भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं और उनकी आंतें भोजन की आवश्यकता से भी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। तभी तो वो 50 दिनों से देश की हर सड़क पर, ज्यादातर सड़क पर पैदल चलते चले जा रहे हैं और अब बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्लास और सरकार से अगर आज़ाद होना है तो इसी तरह से आत्मनिर्भर होकर चलते चले जाना है। ब्रेक के बाद कुछ और देखेंगे। भारत में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या 81,000 से अधिक हो गई है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण उन राज्यों में भी संख्या तेजी से बढ़ी है जहां पिछले दिनों संख्या नहीं बढ़ रही थी। बिहार में 1,000 से अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसका मतलब यह है कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद, सरकार की तमाम नाकामियों के बावजूद हम इस बात का पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं कि देह से दूरी का हमें पालन करना है, हाथ साफ रखना है, नकाब मास्क पहनना है और छींकना नहीं है, अपने चेहरे को छूना नहीं है। ये सावधानी हमें ही बरतनी होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। और अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से देखिए। पुष्पेंद्र और उनके साथी इंदौर से ललितपुर के करीब अपने गांव जा रहे हैं। इंदौर में ईंट के भट्टे में काम करते थे। लॉकडाउन में मालिक ने तनख्वाह नहीं दी, साइकिल उठाई, 3 बच्चों को लादा, साथ में बोरिया बिस्तरा भी, निकल पड़े 500 किलोमीटर के सफर पर। खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई थी इसलिए काम बंद हो गया। काम बंद हो। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कब से चल रहे हैं आप लोग? हम करीबन 3 दिन हो गए। 3 दिन से चल रहे हैं। क्या लेकर साथ में कुछ खाने वाने की व्यवस्था है? पैसे वैसे बचे हैं? कुछ सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं बचे। साइकिल में बच्चे बैठे हैं। ये श्रमिक सबको ढो रहे हैं। न इन्हें बसों की जानकारी है, न व्हाट्सएप चलाते हैं, क्योंकि कुछ के पास फ़ोन है, कुछ के पास वो भी नहीं। जिनके पास है वो भी बेसिक फ़ोन। साथ में दुधमुहे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, दूध है नहीं, केला खिलाकर ला रहे हैं। दूध का इंतजाम है इनके लिए? अरे दूध का कहाँ है? दूध का नहीं है। तो ये तो खाना नहीं खा पाती होगी। खा क्या रही है अभी? केले खाती है। केले खा रही है। आटे
भट्टे पे किसी ने नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया भट्टे में? नहीं, भट्टे पर कुछ नहीं दिया। पैसे वैसे मजदूरी के मिले? नहीं, पैसे में से नहीं मिले हैं, जब पैदल जा रहे हैं। पैदल ही जा रहे हैं? हाँ, और भट्टे वाले कह रहे थे कि पैसे नहीं हमारे पास, कहाँ से देंगे, तो हम पैदल ही आए। इसी हाईवे पर कोई पैदल, कोई ट्रक, कोई टैक्सी तो कोई ऑटो से भी निकला है। राज्य के हर जिले से उन सड़कों से ऐसी विस्थापन की तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें ऐसे ही किसी श्रमिक ने बनाया होगा। कटनी से आरवी गुप्ता ने तस्वीरें भेजी हैं जिसमें दिख रहा है कि कंटेनर के अंदर ये मजदूर छिपते हैं। सोचिए ज़रा, इस गर्मी में हज़ारों किलोमीटर कंटेनर में, कुछ तो मोपेड से ही महाराष्ट्र से यूपी चल दिए, बच्चे, पत्नी, सामान सहित। रवि नागपुर में आइसक्रीम का धंधा करते थे, सब चौपट हो गया। बीवी बच्चे लेके परेशान हो हैं, लेकिन गाड़ी डालने के चक्कर में कोई ट्रक वाले भी नहीं रोक रहे हैं। या गाड़ी नहीं रोती हो तो हो सकता है कि लोग हमको। तो सरकार तो कह रही थी वहीं काम देंगे, कह रही थी काम देंगे, बोलने के सब कोई बहुत बोलता है, लेकिन सब पूरा करते हैं क्या? वैसे इतनी सारी तकलीफें सहकर जो लोग गांव पहुंच रहे हैं, क्या वहां की तस्वीर सुखद है? खरगोन से आसिफ ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो बता रही हैं कि क्वारंटीन सेंटर में गंदगी है, 40-45 डिग्री में छोटे बच्चे बगैर पंखे के रह रहे हैं, खाने में पानी जैसी दाल है और अधपकी रोटी। यही नहीं, मर्दाना गांव में तो वापस लौटे श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें जातिगत भेदभाव को भी झेलना पड़ रहा है। सुविधा मांगते तो जाति की भेदभाव करते हैं और बोले तुम ये उत्तम समाज अलग रहोगे, और जो गुजर है वो उधर गांव में जिनको पहुंचा देते हैं। जो 8 दिन से आए वो भी अंदर जा रहे हैं और हम इधर 8 दिन के आए इधर ही पड़े हैं। इनकी जो भी परेशानी है वो लोकल एसडीएम को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आए ही नहीं अभी तक, वो आते तो हम इनकी परेशानी सुन के दिक्कत होकर उनका निराकरण करते हैं। सरकारी दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार करीब 2,68,601 श्रमिकों को दूसरे राज्यों से घर ले आई है। श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए मंगलवार से 375 से अधिक अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। हर रोज 642 बसें उन्हें ला रही हैं। महाराष्ट्र की ओर से आने वाले श्रमिकों को सेंधवा बॉर्डर पर भोजन की व्यवस्था की गई है और लगभग 100 बसों से उन्हें देवास ट्रांजिट पॉइंट तक पहुंचाया गया है। 10,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा से बसों से उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाया गया है। लेकिन इन दावों को मुंह चढ़ाती तस्वीरें फिर आ गईं। सेंधवा बॉर्डर पर श्रमिकों ने हंगामा किया, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर कुछ समय के लिए चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मजदूरों की मांग थी कि उन्हें घर तक पहुंचाया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कहाँ जा रहे थे? हम जाए थे साकामा। तो यहाँ रोड जाम क्यों किया? हमें दुख है, हमें खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला, रेंगत रेंगत हमारे प्राण के जाते मर जा। अब पता नहीं क्यों नाराजगी अपने राज्य के साइकिल, पैदल या ट्रकों में लटके मजदूरों को सरकारी आंखें देख नहीं पा रही हैं। कहीं आत्मनिर्भरता के ये मायने तो नहीं। ये तस्वीरें देखकर इतनी तो कम से कम सरकार जागे जो दावे कर रही है कि 2 लाख मजदूरों को बाहर के राज्यों से ले आई है। इस तरह से जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, एक राज्य की सीमा से सटे दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं, कम से कम उनकी मदद करे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।